Hello बच्चों, let's read the question. So question says that cupric ammonium sulfate was found to be contain 27.03% water of crystallization by mass. Upon strongly heating, it gives cupric oxide corresponding to 90.89% of the starting material. Find the empirical formula of the cupric ammonium sulfate where the mass of the copper is given 63.5. क्या 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 आपके पास एक क्यूप्रिक अमोनियम क्या है, सल्फेट है। उस हमें सल्फेट का यानी कि क्यूप्रिक अमोनियम सल्फेट का फॉर्मूला यानी कि इंपेरिकल फॉर्मूला निकालना है, सिंपलेस्ट रेशियो में एलिमेंट का रेशियो निकालना है। तो क्यूप्रिक मतलब +2 का होता है, +2 का सल्फेट, और अमोनियम सल्फेट है तो हमें नहीं पता कि कितने अमोनियम सल्फेट होगा, तो x मान लेते हैं। ये आपके पास जैसे यहाँ पे 2 है, 1 भी हो सकता है, और साथ में हम क्या करेंगे यहाँ पे NH4 होल ट्वाइस आएगा, NH4 होल ट्वाइस SO4, ठीक है, वैलेंसी 1 है। और y के बारे में भी नहीं पता, सॉरी वाटर के बारे में भी नहीं पता कि कितना वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होगा, तो y टेंस ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मान लेते हैं, जो हमें x और y की वैल्यू यहाँ से निकाल ली है। और क्या बोला कि इसको अगर स्ट्रांगली हीट किया गया तो स्ट्रांगली हीट करने से क्यूप्रिक ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है, जो कि 19.79% स्टार्टिंग मटेरियल का यानी कि बाय मास प्रेजेंट है। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि अगर इसका हम मास निकाल पाते हैं, मास कितना होगा। तो कॉपर का मास पता है, सल्फर के लिए 32 होता है, और ऑक्सीजन के लिए कितना हो जाता है आपके पास। ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन का मास होता है 16, तो 16 4 जा 64, 64 32 80 हो जाएगा, और 63.5 ऐड करेंगे तो कितना बन जाता है टोटल 159.5 प्लस x, इसका x टाइम्स हो जाएगा। नाइट्रोजन के लिए कितना होता है 14, और हाइड्रोजन के लिए कितना होता है 4 होता है, तो 14 4 18 2 जा 38, और सल्फर के लिए फिर से वही बोला के पास कितना होता है, ये 80 होता है। टोटल ऐड करेंगे तो टोटल ऐड करने के बाद ये आ जाता है 132, तो 132x हो जाएगा, प्लस इसकी बात करें तो कितना हो जाएगा 18y हो जाएगा। तो ये आपका मोलर मास है, ठीक है। और मैं अगर 1 मोल लेके चलता हूं कि 1 मोल आपके पास है तो इतना मास इनिशियली रहा होगा, तो इस फॉर्म में हम डिस्कस कर लेते हैं। सो हमने क्या किया, इसका नंबर ऑफ मोल 1 मान लिया। अगर इसको 1 मान लेंगे तो इसका मास इतना आ जाएगा, इतना ग्राम, क्योंकि जितना मोलर मास हो वही आपका मास बन जाता है। तो इसका मास कितना आ जाएगा, अगर 1 मोल इसका तो इसका भी 1 ही मोल मिलेगा, तो इसका मास आ जाएगा 79.5, क्योंकि कॉपर के लिए मास गिवन है और ऑक्सीजन के लिए 16 होता है, दोनों का ऐड करेंगे इतना ग्राम आ जाएगा। अब क्या बोला गया है कि जो आपके पास वाटर क्रिस्टलाइजेशन है वो क्या है, कितना है 27.03% है, किसका, तो इस मास का, ये टोटल मास है इस तो पूरे कंपाउंड का, तो इसका मैं कितना निकालूं 27.03% अगर निकालो इस मास का, यानी कि 159.5 प्लस ऑफ 132x प्लस ऑफ 18y, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। और 1 मोल माना है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 मोल के लिए इसका मास कितना है आपके पास 18y, तो ये 18y के इक्वल आ जाएगा। तो यहां से xy का एक इक्वेशन बन जाएगा, ठीक है, xy में एक इक्वेशन बना सकते हैं। एक काम करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 159.5 प्लस 132x प्लस 18y इज इक्वल टू क्या होगा 100/27.03। हम इसको कर लेते हैं 100/27.03, ये वैल्यू आ जाता है लगभग 3.6 या फिर 3.7 टाइम्स ऑफ हम कितना मान सकते हैं, वो 18y मान सकते हैं। तो इस 18y को इधर लेके जाते हैं, ठीक है, तो 18y को इधर लेके जाएंगे, या तो फिर एक काम करते हैं हम इन दोनों वैल्यू को राइट साइड लेके जाते हैं, तो ये क्या बन जाएगा आपका 2.7, क्योंकि 18y एक सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 2.7 इंटू 18y माइनस 132x इज इक्वल टू हो जाएगा 159.5। ये पहला इक्वेशन बन गया। दूसरा इक्वेशन हम कहां से बनाएंगे, दूसरे इक्वेशन के आपके पास 19.89% स्टार्टिंग मास का, तो 19.89% स्टार्टिंग मास का, स्टार्टिंग मतलब यही वाला मास स्टार्टिंग था, ठीक है, जो हमने अभी लिखा, तो 1 मोल के लिए जो हमने माना था, तो उस मास का अगर हम परसेंटेज निकाल ले तो क्या आ जाता है आपके पास, इसका मास आ जाता है, तो इसका मास मतलब 79.5 आ जाता है। तो यहां पे भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो एक इक्वेशन यहां से भी मिल जाएगा, तो 159.5 प्लस 132x प्लस ऑफ 18y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूं, तो 70 कितना आपके पास 79.5 है, जिसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको 100 से,
ठीक है। और इसको हम डिवाइड कर देंगे किस वैल्यू से, जो डिवाइड करेंगे जो वैल्यू हमारा आया अभी 19.89 जो परसेंटेज गिवन था, इसको डिवाइड कर देंगे तो ये लगभग लगभग आ जाता है 400 के आसपास, नॉट एग्जैक्ट बट अप्रोक्सीमेट 400 आ जाते हैं। तो यहां से हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को राइट हैंड साइड लेके जाएंगे, ये क्या बचेगा 132x प्लस ऑफ 18y इज इक्वल टू 400 में से इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, मतलब 400 को अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर लूं किसके साथ 159.5 के साथ, तो ये वैल्यू आ जाता है 240.5। इस इक्वेशन को यहाँ पे लिखते हैं एग्जैक्टली, कैसे लिखेंगे, -132x प्लस ऑफ 2.7 इंटू 18y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 159.5। तो यहां से इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, जैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे ये वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगा, और सब्ट्रैक्ट नहीं एडिशन कर लेते हैं क्योंकि आपका ऑलरेडी नेगेटिव यहाँ पे साइन है, तो ऐड कर लेते हैं, ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा ये 3.7 इंटू 18y इज इक्वल टू, अब इन दोनों का एडिशन किया है तो हम इस वैल्यू को ऐड कर लेंगे 159.5 के साथ, तो ये फिर से 400 बन गया। तो यहां से y निकालना है तो क्या करेंगे, 400 को पहले डिवाइड कर लेते हैं किसके साथ 3.7 के साथ, और 3.7 के साथ डिवाइड करने के बाद जो फाइनल वैल्यू आया उसको हम 18 से डिवाइड कर लेंगे, तो इसको फाइनल आंसर निकालने के बाद ये आ जाता है 6, ये वैल्यू कितना आ गया 6 आ गया। और अगर हम 6 यहाँ जो y का वैल्यू 6 आया हम किसी भी एक इक्वेशन में रख लेते हैं, अगर इस इक्वेशन में रखते हैं तो y का वैल्यू रखने के बाद 132x प्लस 18 इंटू 6 अगर मैं उधर लेके जाऊंगा तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे लेके जाऊंगा तो 240.5 माइनस यहाँ पे 18 इंटू 6 आ जाएगा, तो यहाँ से x आ जाएगा, इस वैल्यू जो भी आएगा उसको 132 से डिवाइड करने के बाद तो एग्जैक्टली ये आपके पास 132 के आसपास आ जाता है 132, तो 132 बाय 132 तो x को कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, तो x का वैल्यू 1 आ चुका है और ये 6 आ चुका है, तो ऑप्शन कौन सा मैच करेगा 1 and 6, so that means option E. So option E is the right answer of this question. So I hope you understood it well. All the best.